नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। हम तहे दिल से आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 100 क्वेश्चंस लेकर आए हैं और ये 100 क्वेश्चन भूगोल से रिलेटेड है, जिसमें आपके लिए हर एग्जाम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 69 और 31 दो सीरीज है। ये देखिए 69 तक है और फिर 69 से 31 यानी कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। तो ये 100 क्वेश्चन आप अपने हर एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। भूगोल के क्वेश्चन है। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें और दोस्तों वीडियो लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेट करता है और भी मेहनत करने के लिए। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसको कहा जाता है? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम किसने दी थी? तो एस चंद्रशेखर जी ने ब्लैक होल की सबसे पहले जानकारी दी थी। विली विली क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चलने वाला उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विली कहलाता है। सू नहर किसको जोड़ती है? तो सुपीरियर और हरुन झील को सू नहर जोड़ती है। राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्षयान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था? तो अंतरिक्षयान मैगलन मंगल ग्रह पर भेजा गया था। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है? तो अफ्रीका की लेम्पोजी नदी मकर रेखा को दो बार काटती है। अयन वर्तीय वर्षावन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कांगो घाटी में अयन वर्तीय वर्षावन पाए जाते हैं। इक्विनॉस वर्ष के दो काल किस दिन रात और बराबर दिन होते हैं? तो इक्विनॉस मतलब रात और दिन बराबर होते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें कौन सी होती हैं? तो उच्च दाब के क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। उच्चतम लवणता कहाँ पर पाई जाती है? तो वॉन झील जो कि टर्की में है, उच्चतम लवणता पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पर होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन विषुवत रेखा पर होता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह जो है उसे क्या कहते हैं? तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र के नाम से जाना जाता है। ओजोन परत कहाँ पर स्थित है? तो समताप मंडल में ओजोन परत स्थित है। किन दो ग्रहों के उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र ग्रहों के उपग्रह नहीं है। किस दिन में दोपहर को छाया सबसे छोटी बनती है? तो 22 जून को दोपहर में सबसे छोटी छाया बनती है। किस सागर में लवणता सबसे अधिक है? तो मृत सागर में लवणता सबसे अधिक है। कौन सी जल संयोजी या संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है? तो जिब्राल्टर जल संधि यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो राइन नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील है। गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी कहाँ पर होती है? तो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर पर होती है। जापान का विशालतम द्वीप कौन सा है? तो होन्शु द्वीप जापान का विशालतम द्वीप है। टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कहाँ पर उठते हैं? तो टोर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कैरेबियन सागर में ये उठते हैं। डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कहाँ पर है? तो डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी कलकत्ता में स्थित है। डेटम रेखा क्या कहलाती है? तो एक क्षैतिज रेखा जिसके द्वारा ऊंचाई तथा गहराई की पैमाइश होती है उसे डेटम रेखा कहते हैं। डेटम रेखा क्या है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा है, ऊंचाई और गहराई की माप होती है। एक ही क्वेश्चन का आंसर दो तरीके से है, याद रखने के लिए आपके लिए आसानी होगी। ड्रॉन्केंसनबर्ग पर्वत कहाँ पर है? तो ड्रॉन्केंसनबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन है। पृथ्वी की परिक्रमण धुरी सदा झुकी होती है दीर्घ वृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम दूरी पर है। पृथ्वी से सबसे अधिक नजदीक ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह पृथ्वी से सबसे नजदीक है। सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो कोलोराडो का पठार सबसे बड़ा पठार है। बरमूडा त्रिभुज कहाँ पर स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा त्रिभुज स्थित है। बरमूडा त्रिभुज पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। भूमध्य सागर कहाँ से
गुजरता है तो यहाँ पर माफ़ करिएगा, भूमध्य रेखा कहाँ से गुजरती है, तो कीनिया से भूमध्य रेखा गुजरती है। मरुस्थलीय पौधों की जड़ें क्यों लंबी होती हैं, तो जड़ें पानी की तलाश में लंबी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण क्या है, तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से महासागरों में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। मृतक घाटी किसके लिए है, तो अत्यधिक उष्णता के लिए मृतक घाटी जानी जाती है, गर्मी के लिए। मैगीनॉट रेखा क्या है, तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा मैगीनॉट रेखा है। लवणता की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर पाई जाती है, तो मृत सागर में लवणता की सर्वाधिक सीमा या मात्रा पाई जाती है। वायुमंडल में ओजोन परत किससे रक्षा करती है, तो वायुमंडल में ओजोन परत परावैंगनी विकिरण से रक्षा करती है। वायुमंडल में ओजोन परत किसकी रक्षा करती है, तो परावैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो माउंट कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो बरखोयांस्क विश्व का सबसे ठंडा स्थान है। विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील विश्व की प्राचीनतम तथा सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला कौन सी है, कहाँ पर है, तो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित दूरबीन वेधशाला भारत में है। विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त कौन सी है, तो चैलेंजर गर्त विश्व की सबसे गहरी समुद्री गर्त है। विश्व का सर्वाधिक गहरी झील कौन सी है, तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। बृहत ज्वार क्यों आते हैं, तो सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब बृहत ज्वार आते हैं। शीत समुद्री धारा कौन सी है, तो हम्बोल्ट की धारा शीत समुद्री धारा है। संगमरमर क्या है, तो यह कायांतरित चट्टान का उदाहरण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस क्षेत्र को टॉर्नेडो एली या वैली कहा जाता है, तो मिसिसिपी मैदान टॉर्नेडो वैली के नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका में जाना जाता है। संसार का आर्द्रतम स्थान कहाँ पर है, तो मौसिनराम संसार का आर्द्रतम स्थान है। सबसे बड़ा द्वीप संसार का कौन सा है, तो ग्रीनलैंड संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो सहारा मरुस्थल संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक महासागरीय मार्ग संसार का सबसे व्यस्त महासागरीय मार्ग है। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो किलायू ज्वालामुखी संसार का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। संसार का सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर कौन सी है, तो स्वेज नहर संसार की सबसे महत्वपूर्ण जहाजी नहर है। संसार का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है, तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो महासागर सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। सवाना घास के मैदान कहाँ पर है, तो अफ्रीका में सवाना घास के मैदान है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो प्रतिपदा या न्यू मून डे के दिन यानी कि पूर्णिमा के दिन सूर्य ग्रहण होता है। राइट आंसर हो जाएगा, माफ करिएगा, अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। सही उत्तर हो जाएगा न्यू मून डे, मतलब जब चंद्रमा बनना शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न क्या है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है, तो हिंद महासागर और लाल सागर को स्वेज नहर मिलाती है। हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ पर है, तो हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा महाद्वीपीय और पर्वतीय हिमनदियों में है, स्थायी हिम में है। विश्व का चीनी का भंडार के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, तो क्यूबा विश्व में चीनी के भंडार के नाम से जाना जाता है। सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता किसकी खेती में होती है, तो चावल में सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, चाहे वो बारिश से हो चाहे आप अपने मोटर या कुओं के थ्रू खेत में भेजें। अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो जाम्बिया अफ्रीका में कॉपर पैदा करने वाला सबसे बड़ा देश है। सबसे घनी आबादी अफ्रीका में और प्रचुर तेल वाला देश कौन सा है, तो नाइजीरिया सबसे घनी आबादी और प्रचुर तेल वाला देश अफ्रीका में है। IR20 किस चीज़ की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है, तो चावल की अधिक पैदावार देने वाली किस्म है। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगोरली किसके लिए विख्यात है, तो स्वर्ण उत्पादन के लिए कालगोरली विख्यात है। उद्योगों में किसके लिए डेट्रॉयट संयुक्त राज्य अमेरिका प्रसिद्ध है, तो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए डेट्रॉयट स्थान प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा। कृषि उद्योग, उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ होते हैं, तो इसे हम मिश्रित कृषि के नाम से जानते हैं, जिसमें कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ होते हैं।
ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया ऊन का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है। विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार कहाँ पर स्थित है? तो वेनेजुएला में सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है। सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो सूती वस्त्र के उत्पादन में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है। किस राज्य में टिन अयस्क का प्रमुख भंडार है? तो छत्तीसगढ़ टिन अयस्क का प्रमुख भंडार केंद्र है। कृषि उत्पादों की कोटि किस पर निर्भर होती है? तो एगमार्क पर कृषि उपकरण कृषि उत्पादों की क्वालिटी निश्चित होती है। कृषि व्यापारीकरण किससे सूचित किया करता है? तो कृषि का व्यापारीकरण विक्रय के लिए सस्य का उत्पादन सूचीकृत करता है। कोयला किससे बनता है? तो संपीड़ित और कठोरकृत जीवभार जीवाश्म से कोयला बनता है। विश्व का सबसे बड़ा खनन पत्तन कौन सा है? तो हेडलैंड सबसे बड़ा खदान पत्तन है। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर सबसे बड़ी जहाजी नहर है। कौन सा उद्योग सभी औद्योगिक गतिविधियों का आधार भूमि तथा मात्र उद्योग माना जाता है? तो लोहा उद्योग इस्पात उद्योग सभी उद्योगों का आधार है। कच्चे माल पर आधारित उद्योग? तो चीनी उद्योग कच्चे माल पर आधारित उद्योग है। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो बॉक्साइड एल्यूमिनियम का अयस्क है। कौन सा देश लोह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री अन्य देशों पर आश्रित है? तो जापान लोह इस्पात उद्योग के लिए कच्ची सामग्री के लिए अन्य देशों पर आश्रित है। संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कनाडा संसार में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे अधिक टिम्बर यानी कि लकड़ी कौन पैदा करता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अधिक लकड़ी पैदा करता है। कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत कच्चे जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश है। विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो केनिया विश्व में चाय का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो रूस हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है? तो अम्लीय प्रकृति की मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणीकृत भंडार कहाँ पर है? तो कुवैत में खनिज तेल का सबसे बड़ा प्रमाणीकृत भंडार है। गन्ने का मूल उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत गन्ने का मूल उत्पादक देश है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चूखा पावर प्रोजेक्ट चूखा बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा कहाँ पर किया जा रहा है? तो भूटान में भारत के द्वारा चूखा पावर प्रोजेक्ट जो है निर्माण हो रहा है, चल रहा है, हो भी गया है। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने ग्रुप्स में शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रंजीत पांडे आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम आपके लिए साइंस के 64 एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये 64 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम के लिए, स्पेशली पुलिस और सब इंस्पेक्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रोज़ के वीडियो प्राप्त करने के लिए नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा और पूरा वीडियो देखिए, चेक करिए कितने क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और अपने ग्रुप में शेयर भी करिएगा जिससे और भी दोस्त हमारे चैनल से जुड़े। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। डार्क मेटल को पता करने के लिए अंतरिक्ष में इनमें से किस देश ने DAMPE उपग्रह का प्रक्षेपण किया है? तो डार्क मेटल का पता करने के लिए अंतरिक्ष में DAMPE उपग्रह का प्रक्षेपण चीन देश ने किया है। ऑप्शन नंबर डी, चीन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से किस स्थान पर ईल जो कि एक मछली की प्रजाति है उसकी एक नई प्रजाति जिसका नाम है जिम्नोथोरेक्स मिश्रई की खोज हुई है? तो मेदिनीपुर जो है जगह का नाम है जहां पर ईल की नई प्रजाति जिम्नोथोरेक्स मिश्रई की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज की है और उसे नाम दिया है। तो सबसे चमकीली आकाशगंगा की खोज हुई है और इसे नाम दिया गया है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के नाम पर और इनका नाम है रोनाल्डो CR7। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवित्र तुलसी के जीनोम अनुक्रमण के साथ शामिल इनमें से किस संस्थान को किया गया है? तो पवित्र तुलसी के जीनोम अनुक्रमण के साथ संस्थान जो शामिल हुआ है वो है CSIR CIMAP। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने।
मणिपुर में खोजी गई कैटफिश की एक नई प्रजाति है, इसका नाम क्या है? तो मणिपुर में कैटफिश की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है ग्लिप्टोथोरेक्स सेनापेटियंसिस। ऑप्शन नंबर ए वैज्ञानिक नाम है ये, सही उत्तर हो जाएगा। कैटफिश की नई प्रजाति है जिसका नाम है ग्लिप्टोथोरेक्स सेनापेटियंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एक तत्व की नई अवस्था जिसका नाम है जैन टेलर मेटल, इसकी खोज हुई है। कौन से वैज्ञानिकों ने तत्व की इस नई अवस्था जिसका नाम है जैन टेलर मेटल, इसकी खोज की है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा जापानी वैज्ञानिकों ने तत्व की नई अवस्था जिसका नाम है जैन टेलर मेटल, इसकी खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो किससे संबंधित है? किडनी मानव में वृक्क जो है मानव में किस तंत्र से संबंधित है? तो वृक्क या किडनी मानव में उत्सर्जन तंत्र का भाग है, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। मानव में सांस वर्णक कौन सा है? हमारे शरीर में सांस वर्णक कौन सा है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में श्वास वर्णक है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ही रक्त के माध्यम से शरीर में विभिन्न भागों तक पहुंचाता है, रक्त को रंग भी प्रदान करता है। तो श्वास वर्णक सांस वर्णक क्या है? हीमोग्लोबिन, सही उत्तर हो जाएगा। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो रुधिर या रक्त में जो तरल माध्यम होता है वह प्लाज्मा कहलाता है। ऑप्शन नंबर प्लाज्मा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सी कोशिकाएं जो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्त्राव के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसका मार्ग रोक देती हैं? तो पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं, रक्त के स्थान पर रुधिर का थक्का बनाकर उसे रोक देती हैं। अगर कट हट जाता है तो ये होती हैं प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं, ये हरे बिंदु कोशिकांग है। इन कोशिकांगों को क्या नाम से जाना जाता है? तो कुछ कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु दिखाई देते हैं और इन्हें हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। लसिका किसका वहन करती है? सही उत्तर क्या है? तो लसिका वसा का वहन करती है, मतलब लसिका में वसा का परसेंटेज होता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। पादप में जाइलम क्या काम करता है? पौधों का ऊतक है जाइलम, तो पौधों में जाइलम जो है जल के वहन का काम करता है, जल को ले जाने का काम करता है जड़ों से पेड़ों के सभी भागों तक। राइट आंसर है। छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध या संरचनाएं होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? तो छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर अनेक अंगुली जैसे संरचनाएं होती हैं, इन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है। कौन सा हार्मोन जो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है, पौधे के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है? तो प्ररोह के अग्रभाग में संश्लेषित होता है और कोशिकाओं की वृद्धि में सहायक होता है, ये ऑक्सिन हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सिन। नेक्स्ट है। जिब्रेलिन क्या है? तो जिब्रेलिन एक प्रकार का हार्मोन का उदाहरण है। राइट आंसर है जिब्रेलिन हार्मोन है। पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन को क्या कहते हैं? तो पीयूष ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले हार्मोन वृद्धि हार्मोन कहलाते हैं। नेक्स्ट है। इनमें से साम्यावस्था का नियम किसने दिया था? तो साम्यावस्था का नियम हॉडी वीनवर्ग, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। भूमि पर तेजी से दौड़ने के लिए जीवधारियों में क्या परिवर्तन हुआ है? तो भूमि में तेजी से दौड़ने के लिए उनके आकार के अनुकूलन, यानी कि आकार में परिवर्तन अनुकूलन हुआ है। राइट आंसर है। प्राणी में त्वचा आर्द्रग्राही अनुकूलन क्या कहलाएगा? तो त्वचा का आर्द्रग्राही अनुकूलन ये मरु अनुकूलन से रिलेट करेगा। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। त्वचा में आर्द्रग्राही अनुकूलन मरु अनुकूलन है। नेक्स्ट है। स्फुरदीप्त अंग किसमें पाए जाते हैं जो तुरंत ही प्रक्रिया दे देते हैं? तो समुद्री जीवों में स्फुरदीप्त अंग पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से किया जाता है? तो नेफ्थलीन जो है इसका शुद्धिकरण ऊर्ध्वपातन विधि से होता है। ऊर्ध्वपातन विधि में ठोस से डायरेक्ट गैस में परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका का सबसे पहले पता लगाया था। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, यह मत किसने रखा था? तो सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं, विर्चो नाम के वैज्ञानिक ने यह मत रखा था। नेक्स्ट है। कोशिकाएं निम्न में से किससे मिलकर बनती हैं? तो कोशिकाएं प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक,
कोशिका द्रव्य उपयुक्त सभी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कोशिकाएं इन सब से मिलकर बनती हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? तो ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें हम प्रोकैरियोट की श्रेणी में रखते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऊतक क्या है? तो ऊतक समान कोशिकाओं का या कोशिकाओं का समूह है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोशिकाओं की कुछ परतें ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन परतों को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं की कुछ परतें जो है आधारित ऊतक के आधारीय पैकिंग का निर्माण करती हैं। इन्हें हम पैरेन्काइमा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्क्लेरेन्काइमा ऊतक जो है पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। कोशिकाओं की कौन सी परत का कार्य जल की हानि कम करके पादपों की रक्षा करना होता है? तो कोशिकाओं की जो परत है एपिडर्मिस परत का काम जो है जल की हानि को कम करके पादपों की रक्षा करना होता है। सुबरिन क्या है? तो सुबरिन एक प्रकार से रसायन है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण उनकी कोशिका संरचना होती है। राइट आंसर हो जाएगा। किस आधार पर जंतुओं और वनस्पतियों का एक दूसरे से भिन्न वर्ग में रखा जाता है? तो जंतुओं और वनस्पतियों को एक दूसरे से भिन्न वर्ग में उनके स्वयं भोजन बनाने की क्षमता को देखते हुए रखा जाता है। कौन से विषमपोषी यूकैरियोटिक जीव जो पोषण के लिए सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्भर रहते हैं तथा उन्हें मृतजीवी कहा जाता है? तो ये फंजाई या कवक होते हैं जो सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं या इन्हें मृतजीवी भी कहा जाता है। वायरस से होने वाले सामान्य रोग क्या हैं? तो इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार, एड्स, खांसी जुकाम उपयुक्त सभी ये वायरस से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया जनित रोग इनमें से कौन से हैं? तो हैजा, क्षय रोग या एंथ्रेक्स, टाइफाइड बुखार उपयुक्त सभी बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। नेक्स्ट है, यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन कौन सा है? तो यकृत में संपन्न ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रक्रिया हेतु आवश्यक हार्मोन जो है वो ग्लूकेगॉन हार्मोन है। राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से संकटकालीन हार्मोन कौन सा है? तो एड्रेनालिन हार्मोन संकटकालीन हार्मोन है। राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ग्वाइटर रोग किस खनिज तत्व से संबंधित है? तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर या घेंगा रोग होता है। तो ग्वाइटर रोग खनिज तत्व यानी कि आयोडीन से संबंधित है। नेक्स्ट है, शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा संवेदी अंग उपयोगी होता है? तो शारीरिक संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर में कर्ण यानी कि कान संवेदी अंग जरूरी होता है। शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं के बनने से संबंधित ग्रंथि कौन सी है? तो थाइमस ग्रंथि शरीर में लिम्फोसाइट कोशिकाओं से बनने से संबंधित ग्रंथि है। मेंडल मूलतः किस विषय के विशेषज्ञ थे? तो मेंडल दर्शन शास्त्र के, ऑप्शन नंबर सी, दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ थे। मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी यानी कि पुस्तिका जो होती थी रिलीज किस सन में प्रकाशित किया था? तो मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में 1866 में प्रस्तुत किया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज किसने की थी? तो मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज जो है ह्यूगो डे व्रीज, कोरेंस और शर्मिक नाम के वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी। जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो वॉटसन वैज्ञानिक जो थे जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही पुष्प से पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है? तो वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही पुष्प से पुंकेसर को हटा देना विपुषण कहलाता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, अनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वॉटसन नाम के वैज्ञानिक ने अनुवांशिकी शब्द सबसे पहले दिया था। जब दो शुद्ध विपरीत गुण वाले पौधों को संकरित यानी कि उनका क्रॉस कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में किसके गुण प्रदर्शित होंगे? तो जब दो पौधों के विपरीत गुणों वाले पौधों को क्रॉस कराएंगे तो जिसका सबसे ज़्यादा अच्छा गुण होगा उसका नए जो बन के आएगा उसमें सबसे ज़्यादा गुण प्रदर्शित होंगे, यानी कि प्रभावी लक्षण वाला जो पौधा होगा उसके गुण नए बने पौधे में हमें देखने को मिलेंगे। जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था?
तो AI ओपेरिन ने जीवन की उत्पत्ति का आधुनिक सिद्धांत दिया था। ओलाइगोसीन काल में कौन से प्रकार के घोड़े का विकास हुआ था? तो अलग अलग समय है, अलग अलग काल है। तो ओलाइगोसीन काल में जो है मीसोहिप्पस घोड़े का विकास हुआ था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर हो जाएगा। जनन द्रव्य सिद्धांत किसने दिया था? तो जनन द्रव्य सिद्धांत बीजमान नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। ब्रह्मांड का अध्ययन किस विषय में होता है? तो कॉस्मोलॉजी विज्ञान की शाखा है जिसमें ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जीवन का सर्वप्रथम उद्भव किसमें हुआ था? तो वैज्ञानिकों के मत के अनुसार जीवन का सबसे पहले उद्भव जो है वो समुद्र में हुआ था। राइट आंसर है जल में हुआ था। मानव में लगभग कितने अवशेषी अंग होते हैं? तो अलग अलग प्रकार से अगर देखा जाए तो पूरे शरीर में मानव में लगभग 100 अवशेषी अंग होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। मृत जीवों में चट्टानों में बदल जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो मृत जीवों के चट्टानों में बदल जाने की प्रक्रिया जो है इसे हम पेट्रीफैक्शन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अंगों का उपयोग में ना आना या किसी की विशेषता, अंगों का उपयोग में आना या ना आना किसकी विशेषता है? तो अंगों का उपयोग में आना या ना आना समय के हिसाब से ये लैमार्कवाद की विशेषता है। संवहनी पौधों में कॉर्क क्या है? तो संवहनी पौधों में कॉर्क जो है सुरक्षात्मक ऊतक का काम करते हैं। दूसरी जाइलम वाहनिकाएं कैसी होती हैं? तो दूसरी जाइलम वाहनिकाएं चौड़ी और छोटी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेशी ऐच्छिक पेशी है? तो कंकालीय पेशी एक ऐच्छिक पेशी है। राइट आंसर हो जाएगा। अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर ये सब क्या है? तो अस्थि, उपास्थि, टेंडन और रुधिर ये सब संयोजी ऊतक के उदाहरण हैं। सही उत्तर हो जाएगा। चिकनी पेशियां कहाँ पर पाई जाती हैं? तो हमारे शरीर की आंतरिक अंगों की दीवारों पर चिकनी पेशियां पाई जाती हैं। रेखित पेशियां कैसी होती हैं? तो रेखित पेशियां जो है ऐच्छिक पेशियों का उदाहरण होती हैं। सही उत्तर हो जाएगा। भुजाओं और पैरों में यानी कि पादों में पाई जाने वाली पेशी कौन सी है? तो भुजाओं और पादों यानी कि पैरों में पाई जाने वाली पेशी कंकालीय पेशी का उदाहरण है। तो दोस्तों ये थे 64 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं रंजीत पांडे आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए 100 आधुनिक भारत का इतिहास से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि पुलिस और सब इंस्पेक्टर और भी सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो देखिए। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको रोज़ के वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके द्वारा लाइक किया हुआ हर वीडियो हमारे लिए मोटिवेशन देता है कि आपके लिए और मेहनत करें। और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे और नए दोस्त हमारे चैनल से हमारे इस वीडियो से जुड़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक भारत का इतिहास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसके काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी? तो हेस्टिंग के कार्यकाल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई थी। किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड वेलेजली ने कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1822 में टेंसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था। बैरकपुर में सैन्य विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो 1824 में बैरकपुर में सैन्य विद्रोह आरंभ हुआ था। किस गवर्नर जनरल का कार्यकाल शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है? तो विलियम बेंटिंग का कार्यकाल शिक्षा सुधार के लिए जाना जाता है। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1835 में विलियम बेंटिंग ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी। बालिका हत्या पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो बालिका हत्या पर प्रतिबंध 1830 में लगाया गया। सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? तो सर चार्ल्स मैडकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इनाम कमीशन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने इनाम कमीशन की स्थापना की थी। किस कर व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूल लिया जाता था?
तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से उपज का 50% वसूला जाता था। नरबली प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में नरबली प्रथा का अंत हुआ था। भारत ने ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवहन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने प्रतिपादित किया था। भारत में टेलीग्राफ लाइन की किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत में टेलीग्राफ लाइन लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आगरा और कलकत्ता के बीच में सबसे पहले शुरू की गई थी। भारत में पहली सूती वस्त्र मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो मुंबई में भारत में पहली सूती वस्त्र मिल स्थापित हुई थी। भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू हुई? तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों की लूट शुरू हुई थी। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो जॉर्ज क्लॉर्क ने सबसे पहले भारत में रेलवे लाइन बिछवाई थी। किसके समय में बिछी थी वो अलग बात है, किसने बिछवाई थी अलग क्वेश्चन है। भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ किससे प्राप्त हुआ? तो जमींदारों को भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का अधिक लाभ प्राप्त हुआ। किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ हुआ? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त का शुभारंभ हुआ। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई? तो 1820 में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा कब लागू हुई? तो 1822 में पहली बार औपचारिक रूप से महालवाड़ी प्रथा शुरू हुई थी। अंग्रेजी शासन में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासन में बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था। 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर लगाना 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का मुख्य कारण था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्रा जी थे। अंग्रेजों द्वारा प्रथम कहवा बागान कहाँ पर लगाया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा प्रथम कहवा बागान वायनाड जनपद में लगाया गया था। भारत में अंग्रेजों के प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से सर टॉमस मुनरो जो है संबंधित थे। स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ था? तो स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को पूरे राजस्व का 89% राज्य को देना तय हुआ था। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित तथा उनके प्रबंध में चलाने वाला समिति देयता का प्रथम बैंक कौन सा था? तो भारत में भारतीयों के द्वारा 1881 में स्थापित बैंक था अवध कमर्शियल बैंक। अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त कहाँ पर लागू हुआ? तो अंग्रेजों द्वारा पहली बार स्थायी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू हुआ था। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब शुरू हुआ था? तो 1913 में भारत में इस्पात का सबसे पहले उत्पादन शुरू हुआ था। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट कब आरंभ हुआ? तो 1924 में रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेल बजट शुरू हुआ था। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। भारत और इंग्लैंड में आर्थिक हित के प्रत्येक क्षेत्र टकराते हैं, यह कथन किसका है? तो भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित के प्रत्येक क्षेत्र आपस में टकराते हैं, जवाहरलाल नेहरू का ये कथन था। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक थे। भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना कब प्रारंभ हुई? तो 1850 में भारत में आधुनिक उद्योगों की स्थापना प्रारंभ हुई थी। भारत में रेलवे की स्थापना को आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या जननी की संज्ञा किसने दी? तो भारत में रेलवे की स्थापना को कार्ल मार्क्स ने आधुनिक उद्योग की अग्रदूत या आधुनिक उद्योगों की जननी की संख्या दी, क्योंकि रेलवे ने बहुत हेल्प की आने के बाद में। भारत में पहली पटसन मिल कहाँ पर स्थापित हुई थी? तो रिशरा नामक स्थान जो कि बंगाल में है, भारत में पहली पटसन मिल स्थापित हुई थी। सर्वप्रथम लौह इस्पात उद्योग की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो बिहार में सबसे पहले लौह इस्पात उद्योग की स्थापना हुई थी। कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था, उसका अध्यक्ष कौन था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्ष थे। भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति कब मिली थी? तो 1833 में भारत में अंग्रेजों को भूमि खरीदने और बसने की अनुमति मिली थी। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रमेश चंद्र दत्त ने द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी है।
1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुरोध पर राष्ट्रीय योजना समिति बनाई गई। उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। किसके काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ? तो लॉर्ड कर्जन के काल में सिंचाई आयोग का गठन हुआ था। कृषि विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1872 में कृषि विभाग की स्थापना हुई। किस स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था? तो उड़ीसा नामक स्थान पर 1866 में भीषण अकाल पड़ा था। कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसे कब स्थापित हुए थे? तो कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1772 में मदरसे स्थापित हुए थे। पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन कब हुआ था? तो 1870 में पहले समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो विलियम विल्किंस ने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। बिजली संचालित तार सेवा पहली बार कहाँ आरंभ हुई थी? तो कलकत्ता एवं आगरा के मध्य बिजली संचालित तार सेवा सबसे पहले शुरू हुई थी। बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो जोनाथन डंकन बनारस संस्कृत विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने कौन सा राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो अवध को प्रशासनिक अव्यवस्था के आधार पर डलहौजी ने ब्रिटिश राज्य में मिलाया था। आधुनिक भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव कब पड़ी? तो 1835 में आधुनिक भारत में शिक्षा प्रणाली की नींव पड़ी थी। भारत में डाक टिकट कब आरंभ हुए? तो लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में डाक टिकट आरंभ हुए थे। अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अवध के स्वायत्त राज्य की स्थापना शादत खान बुरहान उन मुल्क ने की थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति चली थी। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था? तो राजा शिताब राय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का दीवान बनाया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? तो खड़क सिंह जी महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत दिया था। सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन थे? तो लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली के जनक थे। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था? तो लॉर्ड कैनिन ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो रणजीत सिंह जी सुरचकिया मिसल से संबंधित थे। किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित की थी। बक्सर के युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, दिल्ली का शासक उस समय कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय में दिल्ली का शासक शाह आलम द्वितीय था। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? तो 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। डिंडीगुल क्या है? तो तमिलनाडु के पास एक शहर है, तमिलनाडु का ही शहर है, उसका नाम है डिंडीगुल। किसके समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो वॉरेन हेस्टिंग के समय में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत किसके समय में हुआ था? तो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र के विस्तार का अंत डफरिन के समय में हुआ था। ठगों का दमन किसने किया था? तो कर्नल स्लीमेन ने ठगों का दमन किया था। ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया था? तो चूड़ामन या शूरामणि जी ने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था। जाट का राजा या जाटों का अफलातून आदरणीय या विद्वान व्यक्ति किसे कहा गया है? तो सूरजमल जी को जाटों का अफलातून एवं आदरणीय व विद्वान व्यक्ति के संज्ञा से समाजा गया है। लोहगढ़ नामक किला किसने बनवाया था? तो बंदा बहादुर ने लोहगढ़ नामक किला बनवाया था। किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी? तो फरुख सियार के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई थी। पंजाब में सिख राज्य का संस्थापक कौन था? तो रणजीत सिंह पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक थे। रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की? तो रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी। रणजीत सिंह जी और अंग्रेजों के बीच में कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। अमृतसर की संधि किस नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच में सीमा निर्धारित करती थी? तो अमृतसर की संधि सतलज नदी के दोनों ओर के राज्य क्षेत्रों के बीच में सीमा निर्धारित करती थी। भारत के किस गवर्नर जनरल के समय सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ? तो लॉर्ड एलन बरो के समय में सिंध का विलय अंग्रेजी राज्य में हुआ था। सिंध विजय का श्रेय किसे दिया जाता है? तो सर चार्ल्स नेपियर को सिंध की विजय का श्रेय दिया जाता है। भारत में सहायक संधि का जन्मदाता कौन है? तो डुप्ले भारत में सहायक संधि का जन्मदाता है। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने
सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक स्वरूप प्रदान किया था? पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी थी। गोद तथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल ने लगाया था? तो गोद प्रथा पर, माफ करिएगा, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था, जो कि राज्यों को या प्रत्येक रियासतों को एक दूसरे गोद लिया करते थे उससे। डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन कब हुआ था? तो 1616 में डेनमार्क की प्रथम व्यापारिक कंपनी का गठन हुआ था। वॉन्डी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो सर आयरकूट ने वॉन्डी वॉश के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किया था। चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को किसने भेंट की थी? तो शाइस्ता खां ने चंद्रनगर की बस्ती फ्रांसीसियों को भेंट की थी। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो मुगल बादशाह ने डुप्ले को नवाब की पदवी दी थी। पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त हुआ था? तो पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल बनने से पहले डुप्ले चंद्रनगर का गवर्नर जनरल नियुक्त हुआ था। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना था? तो डुप्ले के बाद में पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल गोडेहू बना था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर 1510 में अधिकार कर लिया था। पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम भारत में कौन सी फसल की खेती आरंभ की थी? तो पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले तंबाकू की खेती शुरू की थी। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था? तो शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया था। मुंशी शिवगांव की संधि किस युद्ध के पश्चात हुई? तो मुंशी शिवगांव की संधि पालखेड़ा युद्ध के बाद में हुई थी। संगोला की संधि कब हुई थी? तो संगोला की संधि 1750 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता कब मिली? तो सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को मान्यता मिली थी। पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई? तो 1674 में पौंडीचेरी की स्थापना हुई थी। पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रांसिस मार्टिन ने पौंडीचेरी की स्थापना की थी। अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से कब छीना था? तो 1761 में अंग्रेजों ने पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से छीना था। रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय किसके द्वारा लागू हुआ था? तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा राज्य हड़प नीति या राज्य क्षय लागू हुआ था। राज्य हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो राज्य हड़प नीति के अंतर्गत झांसी, नागपुर, सतारा, जयपुर, अवध और संबलपुर, ये भारतीय राज्य जो है कब्जे में किए गए थे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिन भारत का पहला वायसराय था। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने कौन सी संधि की थी? तो तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम की संधि की थी। 1757 में क्लाइव ने किसे पराजित किया था? तो 1757 में क्लाइव ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। तो दोस्तों ये थे आपके 100 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।